आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रूल 86 बी से रिलेटेड। और ये रूल 86 बी जो है ये 3 बी से रिलेटेड है। और ये कब से इफेक्टिव है? ये 1 जनवरी 2021 से ही इफेक्टिव हो चुकी है। तो इसके बारे में वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अगर कहीं भी रूल्स में या सेक्शन में जीएसटी के ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए ये किसी न किसी रूल या किसी न किसी सेक्शन को ओवरराइड कर रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट को सबसे पहले ध्यान में रखिए। कह रहा है ये कैंसन इन दिस रूल, जो भी मेंशन है उस रूल में, इससे पहले जो भी रूल में मेंशन था, जो भी लिखा हुआ था, जो भी था एवरीथिंग, उस सब को अब आप भूल जाइए। तो फिर क्या कह रहा है? द रजिस्टर्ड पर्सन shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability toward output tax in the excess of 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempted supply, zero rated supply in the month exceed 50 lakh rupees। अगर जिस मंथ में आप 3B फाइल कर रहे हैं या पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी मंथ में आपका टैक्सेबल वैल्यू एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई को छोड़ करके टैक्सेबल वैल्यू जो है वो अगर आपका 50 लाख क्रॉस कर रहा है किसी भी मंथ में, तो फिर ये कह रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मान लीजिए आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा आईटीसी पड़ा हुआ है, तो आप टोटल लायबिलिटी को अपने आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इस रूल के हिसाब से सिर्फ आप 99% ही यूज कर पाएंगे, अपने आउटपुट का सिर्फ 99% ही यूज कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। यह 86 भी कह रहा है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल में फॉर्मेट बना रखा है, कुछ पॉइंट भी नोट किए हैं, तो उसको हम देखते हैं और आपको समझाते हैं। ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से ही। मान के चलिए आपका किसी भी मंथ में, अप्रैल से लेकर के दिसंबर मार्च तक में किसी भी मंथ में अगर टोटल सेल आपका 80 लाख रुपया है, ठीक, उसमें से जीरो रेटेड वैल्यू आप माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो है वो भी आप माइनस कर देंगे, और टोटल नेट टैक्सेबल वैल्यू अगर आपका मान के चलिए 50 लाख से ऊपर आ रहा है, जैसे कि यहाँ 55 लाख रुपया है, तो मान के चलिए कि टैक्सेबल वैल्यू मेरा 55 लाख रुपया है, और आउटपुट टैक्स मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 18% ले लिया है, 9,90,000 रुपया इसका टैक्सेबल वैल्यू पे ये टैक्स बन रहा है। ठीक, तो ये 86B को फॉलो कर रहा है ये रूल के हिसाब से 55 लाख रुपया, क्योंकि 50 लाख को क्रॉस कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको इसमें से 1% इसका जो है टैक्स, इस 9,90,000 का 1% आपको कैश लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। अगर आपने इसको कैश लेजर से पेमेंट किया तो अब आपके पास जो नेट लायबिलिटी बचेगी, जो कि आप उसे अपने आईटीसी में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी मान के चलिए 11 लाख रुपया आपका अवेलेबल है, तो इसमें से आप यूज कर सकते हैं 9,80,100 रुपया जो है। अब आप इसमें से आईटीसी से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये 9,90,000 जो है वो आप टोटल का टोटल इससे क्लेम, जबकि आपके पास देख रहे हैं कि 11 लाख रुपया है अवेलेबल, फिर भी आप इतना का इतना जो है टोटल का टोटल आउटपुट टैक्स जो लायबिलिटी है वो आप क्लेम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये जो रूल को ये फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि ये आपका 50 लाख को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका 1% आपको पेड करना ही पड़ेगा कैश लेजर से, कैश से, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे आप अपने आईटीसी से एडजस्ट कीजिए। यही पॉइंट ये
यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है इसका इसी के बारे में कह रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है और प्रोवाइड करवाया है दैट द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी अप्लाई। ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। तो किस किस पे अप्लाई नहीं होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला ए पर्सन, ए में आ जाते हैं। सेट पर्सन और प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एज द केस मे बी हैव पेड मोर देन, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट in each of the last 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कितना 1 लाख रुपीस, 1 लाख या 1 लाख से अधिक का आपने पेमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इन सब में से ये सब जितना भी नाम मैंने बताया है, सेट पर्सन, प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, टू पार्टनर, होलसेल, ये सब जितने भी हैं, अगर इन सब में से किसी ने भी अगर अपने इनकम टैक्स एक्ट के तहत लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का इनकम टैक्स पेड कर दिया है तो उन पे ये रूल लागू नहीं होगा। उन पे ये रूल लागू नहीं होगा, उनके लिए फिर कंपलसरी नहीं होगा। वो टोटल का टोटल अपना लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं अगर उसने ये काम किया होगा तो, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट इनके लिए रिस्ट्रिक्शन आ गई, इनको ऊपर 86 भी लागू नहीं होगा। दूसरा, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख, received refund amount of more than 1 lakh preceding financial year। ठीक, on account of unutilized input tax credit under clause 1 first provision of section 3 subsection 3 and section 44। तो कौन कौन से क्लॉज 1 में, सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, इस दोनों क्लॉज के अंदर, यानी कि ये एक्सपोर्ट वाले के लिए है ज़्यादातर, तो ये दोनों ही सेक्शन के अंदर ये आते हैं। तो इनके लिए ये सेक्शन 54 में सब सेक्शन 3 के अंदर क्लॉज 1 और 2 के अंदर अगर आ जाते हैं ये पॉइंट, तो इन पे भी 86 भी लागू नहीं होगा। तो ये सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 और क्लॉज 1 और 2, ये 2 और क्लॉज 1 ये दोनों जो है सो क्या करा है, फर्स्ट करा है कि जीरो रेटेड, सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 का फर्स्ट क्लॉज जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसे परसेंट पे भी 86 भी लागू नहीं होगा। और ये जो डिटेल है, वेयर द क्रेडिट हैज accumulated on the account of rate of tax input being higher than rate of tax on the output supply, इस तरह के भी पर्सन के लिए यहाँ पे ये 86 भी लागू नहीं होगा। तो इसका डिटेल आप जाकर के सेक्शन में पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये दोनों क्या कर रहा है, क्लॉज 1 और 2, ओके, तो इन दोनों पे भी ये लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हैड डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इन एक्सेस of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year में, अगर आपने किसी भी मंथ में जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी
86B को क्रॉस कर रहा है और अगर आप किसी भी मंथ में 1% से अधिक का कैश लेजर से पेमेंट कर दिए हैं तो फिर आप पर भी ये लागू नहीं होगा उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, मान के चलिए आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि टोटल सेल मान के चलिए यहाँ पर हुआ 60 लाख रुपया का, ठीक, जिसमें जीरो रेटेड इतना, एग्जेम्प्टेड वैल्यू इतना, आपका 35 लाख का बना। तो 35 लाख का बना, ठीक, तो 35 लाख का बना तो मान के चलिए आपका इतना 6,30,000 रुपया बना। आपने क्या किया, जो 6300 रुपया 1% टैक्स नहीं, आपका यहाँ पे 86B आप पे लागू नहीं होता क्योंकि आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है 50 लाख के अंदर है। फिर भी आपने अगर पेमेंट कर दिया है इतना ये रुपया 1% कैश लेजर से, तो फिर आप पे भी ये लागू नहीं होगा। ठीक, और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन पे ये रिस्ट्राइक है, उन पे ये लागू नहीं होगा, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ये रूल लागू नहीं होगा 86B, PSU वाले पे नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले पे नहीं होगा, लोकल अथॉरिटी वाले पे नहीं होगा, एसेटरी बॉडी वाले पे नहीं होगा। साथ ही इन सब के अलावा यहाँ पे नीचे में एक और राहत दिया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कमिश्नर और या एन ऑफिसर ऑथराइज, अगर आप चाहें तो जो ऑथराइज पर्सन है ऑफिसर्स GST में या उनके कमिश्नर्स बाय हिम इन दिस बिहाफ, वो अपने बिहाफ पे मे बी रिमूव द सेड रिस्ट्रिक्ट, इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं आफ्टर सच वेरिफिकेशन के बाद, अगर वो चाहे तो। लेकिन उसके लिए आपको उनके पास जा करके पूरे डिटेल में कुछ लेटर वगैरह लिख करके देना पड़ेगा। फिर वो चाहेंगे तो कमिश्नर या उनके अफसर जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो इसे आपके GST से रिमूव कर सकते हैं, आपके रूल 86B से हटा सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है 59 रूल, जो कि क्या करा है 59(6) में C क्लॉज जो है वो करा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्राइक्ट फ्रॉम द यूजिंग अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द डिस्चार्ज हिज liability toward the tax in the excess 99% of such a tax liability under rule 86B को अगर वो फॉलो नहीं करता है, मान के चलिए ये कह रहा है कोई भी इस तरह का पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो अगर 86B को अगर फॉलो नहीं करता है, जो ऊपर में उसके रूल बताए गए हैं, तो फिर वो सेक्शन 37 inform GSTR 1 using the invoicing furnishing facility if has a not furnished the returning from GSTR 3B, न ही वो GSTR 1 और न ही वो 3B को प्रोसीडिंग कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर उन्होंने 86B को वायलेंस किया रूल को तो उनका GST भी कैंसिल हो सकता है।